नमस्कार। जैसा कि सुर्खियों में बना हुआ है बैंकों का निजीकरण, गरमाया हुआ मुद्दा है और सबके अपने अपने विचार सामने आ रहे हैं। इसी चर्चा के लिए हम आज आए हैं वीके शर्मा जी के पास। हम आपकी उनसे बात करवाएंगे और इस पर उनकी राय हम आपसे रूबरू करवाएंगे। सर नमस्कार। नमस्कार जी। पूरा परिचय दीजिए हमारे व्यूअर्स को। और वीके शर्मा, जनरल सेक्रेटरी मध्य प्रदेश बैंक एम्प्लॉइज एसोसिएशन। सर सबसे पहला सवाल मेरा कि जो बैंकों के निजीकरण की बात सामने आ रही है, इस पर आप क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, बैंकों के निजीकरण का जहाँ तक प्रश्न है, ये एनडीए सरकार के एजेंडे में बैंकों का निजीकरण है। हाल ही में वित्त मंत्री ने बजट पेश करते समय 2 बैंकों के निजीकरण की घोषणा की थी, लेकिन ये भी तय है कि जब जब सरकारों ने निजीकरण की घोषणा की है, बैंक कर्मचारी अधिकारियों ने उस घोषणा का स्वागत राष्ट्रव्यापी बैंक हड़तालों से किया है। और इस बार भी हमने तय किया है कि बैंकों के निजीकरण के विरोध में देश के 10 लाख बैंक कर्मचारी अधिकारी अंडर द बैनर ऑफ यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस 15 एवं 16 मार्च 2021 को 2 दिन की राष्ट्रव्यापी हड़ताल करेंगे। उसके बाद भी यदि सरकार ने इस एजेंडा को विराम नहीं दिया तो आगे आने वाले समय में और राष्ट्रव्यापी हड़तालें होंगी, जिसका संपूर्ण उत्तरदायित्व केंद्र सरकार का होगा। तो जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि आने वाले समय में हड़ताल, धरना, क्या लगता है आपको इन सब चीज़ों से कुछ फर्क पड़ेगा? देखिए, विरोध कभी बेकार नहीं जाता। अभी 2 दिन की हड़ताल तो हम करने जा रहे हैं। हिंदुस्तान के 25 करोड़ मजदूर कामगार लोगों ने निजीकरण मुद्दे के ऊपर भी 26 नवंबर 2020 को राष्ट्रव्यापी हड़ताल की थी, जो कि विश्व में कामगारों की सबसे बड़ी हड़ताल के रूप में जिसको चिन्हित किया गया है। निजीकरण के मुद्दे को लेकर अभी से नहीं, निजीकरण के मुद्दे को लेकर चाहे कामगार हों, चाहे बैंक कर्मचारी अधिकारी हों या LIC के लोग हों, सभी निजीकरण के मुद्दे का विरोध कर रहे हैं। सर मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि बैंकों का निजीकरण और राष्ट्रीयकरण में क्या अंतर है? कि निजीकरण यदि बैंकों का हो जाता है तो जो सरकारी अंश पूंजी है वो ख़त्म हो जाएगी। बैंकों में जितनी अंश पूंजी रहेगी वो निजी क्षेत्र के लोगों के हाथ में रहेगी। पूरा कंट्रोल बड़े बड़े उद्योगपति सरमाएदारों का होगा। यदि मैं उदाहरण के रूप में यदि आपको इसका इतिहास बताना चाहूँ, 19 जुलाई 1969 को देश की तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने बैंकों का 14 बड़े बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण क्यों किया था? राष्ट्रीयकरण के पीछे यही इतिहास था कि राष्ट्रीयकरण के पूर्व करीब 20 साल में 736 निजी क्षेत्र के बैंक दिवालिया घोषित हो गए थे। उनका आता पता नहीं था। एक समय ये था कुकर मुत्तों की तरह निजी क्षेत्र के बैंक जब चाहो तब पैदा हो जाते थे हिंदुस्तान के अंदर। लोगों की जमा राशि जो उनमें रहती थी, जब दिवालिया घोषित हो गए तो जमा राशि का कुछ अता पता नहीं चलता था। तो उन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए और हमारे संगठन की भी डिमांड थी, ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉइज एसोसिएशन की भी डिमांड थी कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण होना चाहिए। हमने कई आंदोलन भी किए हैं और ये नहीं है कि बड़े इजीली हो गया हो बैंकों का राष्ट्रीयकरण। राष्ट्रीयकरण होने के बाद भी आपने देखा होगा कि कांग्रेस के अंदर भी इस मुद्दे को लेकर फूट पड़ गई थी। राष्ट्रीयकरण हुआ 19 जुलाई 1969 को एक ऑर्डिनेंस के माध्यम से। 12 फरवरी को देश के उद्योगपति सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से ऑर्डिनेंस को स्टक डाउन कर दिया। 12 फरवरी को जब स्टक डाउन हुआ ऑर्डिनेंस, तो 13 तारीख को हम लोगों ने आंदोलन किए। 14 फरवरी को हमने राष्ट्रव्यापी हड़ताल भी की और उसके बाद देश की तत्कालीन प्रधानमंत्री दोबारा से ऑर्डिनेंस लाकर बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया। सर मैं आपसे आगे ये जानना चाहूँगी कि जिस तरीके से लोग लोन लेते हैं और चुका नहीं पाते हैं, तो ऐसी इस तरीके की तकलीफ़ों के लिए आपका संगठन क्या काम कर रहा है? देखिए, जहाँ तक ऋण वाली बात है तो हम लोग तो शुरू से ही ये जो बैंकों का निजीकरण अभी हो जाएगा, तो आप ये मान के चलिए कि आम आदमी को, गरीब आदमी को, किसान को लोन मिलना मुश्किल हो जाएगा। पर एक चीज़ मैं जानना चाहूँगी, क्या कोई ऐसा प्रस्ताव आप चुनाव अधिकारियों के सामने रखना चाहेंगे कि आगामी चुनाव में वो लोग चुनाव ना लड़ सकें? इस तरीके की कुछ आपकी रूपरेखा बन रही है? हाँ, मैं आपको इसी बात पे बता रहा हूँ कि ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉइज एसोसिएशन का जहाँ तक प्रश्न है, हम लोग शुरू से ही खराब ऋणों की वसूली के लिए लड़ते आ रहे हैं।
खराब ऋणों का यानी बिलफुल डिफ़ॉल्टर, खराब ऋणों के अंदर भी जो लोग जानबूझकर बैंकों का पैसा नहीं लौटा रहे हैं। वर्तमान में भी करीब करीब 10 लाख करोड़ रुपए से ऊपर की राशि बैंकों में खराब ऋणों में फंसी हुई है। इसमें से अधिकांश राशि बड़े बड़े धन्ना सेठ औद्योगिक घरानों के नाम पर है। करीब 2,52,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा की राशि उनके नाम है और वो सब खराब ऋणों में फंसी हुई है। हम सरकार से मांग करते हैं कि खराब ऋणों की वसूली के लिए रिकवरी की जाए। सरकार रिकवरी की जगह रिजोल्यूशन ला रही है। IBC एक कानून बना है, उसके माध्यम से जो 25,000 करोड़ रुपए का लोन है वो 5,000 करोड़ में किसी दूसरे औद्योगिक घराना उसको खरीद लेता है, उस लोन को, उस एसेट्स को। अब 20,000 करोड़ का जो नुकसान होता है वो कौन वहन करता है? तो हम इन बातों को लेकर बार बार सरकार के सामने डिमांड करते हैं। सड़क से लेकर संसद तक सरकार के सामने यही डिमांड की है, हड़तालें भी की हैं और सरकार से मांग की है कि यदि रेलवे में बिना टिकट यात्रा करने दंडनीय अपराध की श्रेणी में लाया जा सकता है तो बैंकों में जानबूझकर ऋण नहीं चुकाना दंडनीय अपराध की श्रेणी में क्यों नहीं लाया जा सकता? जिन लोगों ने बैंकों का लोन नहीं चुकाया है उनको किसी चुनाव में खड़े होने की पात्रता ना हो, उनको अपराधी घोषित किया जाए, उनको सीखचों के अंदर बंद कर दिया जाए। पाकिस्तान जैसे देश में यदि बिल्कुल डिफ़ॉल्टर को जेल के अंदर बंद कर दिया जाता है तो क्या कारण है कि हिंदुस्तान में ये कानून लागू नहीं हो पा रहा? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो ये थे शर्मा जी जिनसे मैंने आपकी बात करी, बैंकों के निजीकरण को लेकर इन्होंने अपनी राय हमसे साझा की। कैमरा पर्सन अजय के साथ मैं रश्मि जैन, यस डाटा न्यूज़, भोपाल।